अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आप 1 सितंबर 2014 को जो है वो ईपीएफओ के मेंबर थे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। जो हमारा जब हम एक एम्प्लॉय होते हैं तो उस केस में जो है हमारा पीएफ कटता है 12% के रेट से। 12% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 12% जो है वो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है, और जो आपका एम्प्लॉयर का 12% का कंट्रीब्यूशन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं ईपीएफ, एक को बोलते हैं ईपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और दूसरा हो गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो जो हमारा ईपीएफ का जो हमारा एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन होता है, उस कंट्रीब्यूशन में से जो है 8.33% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी पेंशन स्कीम में जाता है ईपीएस के अंदर, और बाकी जो अमाउंट होता है वो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसको आप जब आप रिटायर होते हैं तो उस टाइम जो है 100% विड्रॉ कर सकते हैं, और जो आपका 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने किया है वो आपके पेंशन के रूप में जो है वो आपको मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हैं। ये जो पेंशन का फंड जो होता है ये आप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक आपको मिलता है। अगर जो रिटायर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो ईपीएफओ का मेंबर था उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ के बाद जो है उनकी मिसिज जो होती हैं उनको जो है उस पेंशन का 50% पोर्शन जो है वो मिलता है। अगर मान के चलिए उनकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उनके बच्चे हैं, जो उनके नॉमिनी बच्चा होगा, उनको जो है उस पेंशन का 25% पोर्शन जो है वो मिलता है सब अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। अगर वो 25 साल का हो जाता है तो आपकी जो है पेंशन मिलनी बंद हो जाती है। तो यानी कि सबसे पहले जो है पेंशन मिलेगी उस बंदे को जो उसका मेंबर है ईपीएफओ का। अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी वाइफ को उस पेंशन का 50% पोर्शन मिलेगा। अगर वो भी एक्सपायर हो जाती हैं तो उनके बच्चे को सब्जेक्ट टू द एज ऑफ 25 जो है उनको उस पेंशन का 25% हिस्सा मिलता रहेगा, और जैसे ही वो 25 की एज को क्रॉस कर जाएंगे उनकी जो है वो पेंशन बंद हो जाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे 12% का, उसमें से 8.33% जो कंट्रीब्यूट हो रहा था ईपीएस के अंदर, वो हमारी जो बेसिक सैलरी ईपीएफओ के हिसाब से होती है 15,000 की जो स्टैट्यूटरी लिमिट होती है उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा था। कई केसेस में क्या होता है कि हमारी जो बेसिक सैलरी होती है वो 15,000 से ज़्यादा होती है। मान के चलिए कि हमारी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब हमारा पेंशन फंड के अंदर जो पैसा जा रहा था वो स्टैच्यूटरी लिमिट जो थी 15,000 रुपये की, उसके ऊपर जा रहा था। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसके बाद जो ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी इशू किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप एक सितंबर 2014 को ईपीएफओ के मेंबर थे तो आपको जो है एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप जो ईपीएस के अंडर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो स्टैच्यूटरी जो लिमिट है 15,000 की उस पर करना चाहते हैं, या आपकी जो बेसिक जो अनहेंस्ड सैलरी है जिसपे कि आप पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर करना चाहते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 3 मार्च। तो आपको जो है ये डिक्लेरेशन जो है वो 3 मार्च से पहले पहले जो है अपने एम्प्लॉयर को या ईपीएफओ के अंदर जो है सबमिट करनी है कि मैं जो अपने कंट्रीब्यूशन जो है मेरा 8.33 का जो कंट्रीब्यूशन ईपीएस के अंदर, यानी कि जो पेंशन स्कीम मेरे को रिटायरमेंट की एज के बाद मिलनी है, उसका जो पोर्शन उसके लिए जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो मेरी 15,000 की स्टैच्यूटरी लिमिट पे ना होके मेरी जो बेसिक सैलरी है जो कि 15,000 से ज़्यादा है उस पे होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है डिक्लेरेशन देनी है। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। 3 मार्च से पहले आपको डिक्लेरेशन देनी है। अगर आपने 3 मार्च को या उससे पहले डिक्लेरेशन नहीं दी तो आपको जो है जो आपकी स्टैच्यूटरी जो लिमिट है वो 15,000 रुपये के ऊपर ही जो है वो आपका ईपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो 8.33% के हिसाब से होता रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किनको जो है इस स्कीम को, जो अनहेंस्ड पेंशन स्कीम है उसके अंदर जाना चाहिए और किनको नहीं जाना चाहिए। ये देखिए कि ये जो पैसा है जो आपको ईपीएस के अंदर जो एज ए पेंशन के रूप में मिलना है वो आपका पैसा है। इसमें जो है आपने और आपके जो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसी के ऊपर विद इंटरेस्ट जो है वो आपको पेंशन के रूप में वो जो पैसा है वो मिलता रहेगा।
अब आपको इस पेंशन स्कीम को, जो एनहेंस्ड पेंशन स्कीम का जो ऑप्शन आया है, वो अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको खुद अपनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कि आप जब रिटायर हो रहे हैं तो आपके ऊपर कौन कौन सी लाइबिलिटी है, किस किस लाइबिलिटी के लिए जो आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जो है आपने अदर अपना कॉर्पस कोई जनरेट कर रखा है जिससे कि आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि बच्चों की शादी करना या मकान खरीदना या मकान की जो है किस्त वगैरह देना, अगर वो आप फुलफिल कर रहे हैं और आपकी एज जो है वो अराउंड अराउंड 35 या 40 के अराउंड है, तो आप ईपीएस का ऑप्शन जो है अनंत पेंशन वाला जो है वो मेरे ऑप्शन में जो है आपको अवेल कर लेना चाहिए। और अगर आप उस एज को पार कर चुके हैं और आपको जो है रिटायरमेंट के टाइम जो है ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट की होगी, तो आपको जो है पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ये पैसा आप ही के पेंशन फंड में से ही डिडक्ट होके जो है ईपीएस के अंदर बढ़ के जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन वही है 12% का। उस 12% में जो है या तो आप अगर जो 15% की, जो 15,000 की जो लिमिट है, स्टैच्यूटरी लिमिट जो है, उसके ऊपर पेंशन क्रिएट करवा लीजिए, या जो आपकी अनहेंस्ड बेसिक सैलरी है उसके ऊपर पेंशन क्रिएट करवा लीजिए। पैसा आप ही का है। तो मेरे व्यू में तो ये है कि अगर आपकी एज 35 के अराउंड है, 35 या मैक्सिमम 40 तक है, तो आप ईपीएस के अंदर जा सकते हैं, अपनी जो रिटायर्ड लाइफ है वो उसको सिक्योर कर सकते हैं एक अनहेंस्ड पेंशन की फंड के रूप में। और अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से जो है आपको अपने ईपीएफ के अंदर ही जो है बने रहना चाहिए, कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी चाहिए। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम 8.33% के हिसाब से ही कटता रहेगा। तो ये एक मेरी समरी व्यू थी। बाकी आप जो है ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।